और इस समुद्र मंथन में 84,000 करोड़ रुपए खर्च करके समुद्र मंथन नाम से एक योजना लेकर आई है, जो समुद्र के अंदर वाकई में जाकर खोजेगी। क्या खोजेगी? ये खोजेगी कि तेल है कि नहीं, गैस है कि नहीं, इसके अंदर कोई और माइन मिनरल्स है कि नहीं। 84,000 करोड़ खर्च 2031 तक होने हैं। ऐसे समय में बड़ा सवाल ये कि जब अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हों, और जिस तरह से खाड़ी के अंदर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से पूरे समय पाबंदी के दौर हो, तेल के आने में किल्लत हो, कीमतें आसमान छू रही हों, उस समय भारत सरकार का यह फैसला क्या आवश्यकता की जननी बन गया है? मतलब आवश्यकता में आविष्कार की जननी बन गया है। बढ़ते हुए चलते हैं और चर्चा करते हैं 15 अगस्त 2025 की, जब देश के अंदर विकसित बनाने को लेकर के समुद्र मंथन पर चर्चाएं होना शुरू हुई थी। कहा गया था कि हमारा देश तेल और गैस के भंडार ढूंढेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यह कहा था, और तभी से समुद्र मंथन बात निकलकर आई थी। आज 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई को अभी पीएम के द्वारा यह बात कही गई कि हम समुद्र मंथन पर अभी काम करने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट तब का था, काम करने अब हम जा रहे हैं। तो अब समुद्र मंथन योजना क्या है? तो सवाल यह है कि 31 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसमें नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, यानी समुद्र और गहरे पानी के इलाकों में कच्चा तेल और गैस ढूंढा जाएगा। ये पीआईबी की कटिंग है, जिसमें 84,000 करोड़ की बात है, और इसमें दो मेजर कंपोनेंट रखे गए हैं। पहला रखा गया है सिस्मिक डेटा एक्विजिशन। सिस्मिक वेव्स जिस तरह से भूकंप नापने के लिए होती हैं, ऐसे अंदर से पूरा समुद्र के पानी की गहराई में जाकर के जो तलहटी है समुद्र की, वहां से सिस्मिक डेटा का एक्विजिशन, मतलब डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि कहां कहां तक वेव्स जो हैं वो पहुंच रही हैं, रेडिएशंस पहुंच रही हैं, वो डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और दूसरा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जरूरी होगा तो वो बनाया जाएगा। कुल मिलाकर फुल्ली फोकस्ड तेल और गैस पर किया जाने वाला कार्य है, जिस पर तेल मंत्रालय की तरफ से भी और रिलायंस की तरफ से भी, क्योंकि रिलायंस को अल्टीमेटली पता है कि निकालोगे तो फिर रिफाइनरी हमारी काम आएगी, तो उनकी तरफ से भी बधाई सरकार को दे दी गई है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव जी ने इसका डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया, उस बात को मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं। तो देखिए, भारत के साथ में जो समुद्र तट लगा हुआ है ना, उसका 10 लाख वर्ग किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब वो क्षेत्र है जो कि हमारी सीमा से पार है, और हम यहां पर समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। हम वहां पर तलाश सकते हैं कि कहां कहां पर समुद्र में कुछ चीजें मिल सकती हैं। ऐसा हमने कृष्णा गोदावरी कावेरी महानदी जैसी नदियों के सामने, जो हमारे नेचुरल गैस और तेल के भंडार हैं, तब खोजते हुए ऐसा ऑलरेडी किया हुआ था। सवाल है, अब जरूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए, सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि हमारे पास एनी टाइम आवश्यकता है। आज भारत जिस तरह से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 85% इंपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में उस इंपोर्ट को किसी ना किसी तरीके से कम करना जरूरी होगा। सवाल है, करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए हमें अपने यहां पर उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं, उनको पूरी तरह टटोलना होगा। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जब उनकी खाड़ी के अंदर तेल और गैस मिल सकता है, तो हम अपना जांच तो लें कि है कि नहीं है। क्या पता हमारे भी तेल के कुएं निकल आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ तर्क लेकर चलते हैं। और तर्क क्या है कि भाई, ऑयल और गैस मिलता कहां है? बोले साहब, जिस समुद्र की तलहटी में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे जीव जंतु कभी, मतलब करोड़ों साल पहले दबे होंगे, उन दबे हुए जगहों पर समय के साथ सेडिमेंटेशन हुआ होगा, और अब उन सेडिमेंट्री जगहों पर टाइम के साथ, प्रेशर के साथ नेचुरल ऑयल और गैस बन गया होगा। यही फॉसिल फ्यूल की सबसे बड़ी कहानी है। जीवाश्म है ना फॉसिल फ्यूल, तो जीव का अश्म है। यानी कि जीव, पौधे, पेड़, पक्षी जो है, इनका जो रेलिक्स है, जो कईयों साल तक पीड़ित होता रहा, दबता रहा, संप्रेषित रहा, सेडिमेंट होता गया, वो नेचुरल गैस में बदला। तो बस इसी तरीके से हम लोग इसका वो करने जा रहे हैं। कहां कहां तलाशते हैं हम? या तो तट पर, या तट के अंदर गहराई में। तट पर करें तो ऑनशोर कहलाता है, और तट के मतलब समुद्र के अंदर करें तो ऑफशोर कहलाता है। अब समुद्र के नीचे तलाशेंगे कैसे? कहां तक जाएंगे? क्या डुबकी लगाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बकायदा हम लोग अपना एक व्हीकल लेकर चलते हैं, पानी का जहाज सा होता है। वो पानी का जहाज जाकर के सारी चीजें तलाशता है, और उसको करने के लिए पूरी फिर ड्रिलिंग मशीन, ये सब काम किए जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम सर्वे का जो जहाज है ना, उसको भेजते हैं। वो भूकंप की खोज करता है ना, जैसे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है, खांच कहां है, ये तलाशता है। उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी लंबी तार जो है ना, उनको पानी के अंदर एयर गन एरे सिस्टम से डाल दिया जाता है।
इनको बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा खींचा जाता है। एक प्रकार से समझिए कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ना, वो समुद्र के पानी के ऊपर डाल दी जाती है, कुछ इस तरीके से। ये तार डाल दिए, इधर से सिस्मिक वेव्स भेजी गई हैं जहाज से, वो समुद्र के तट से टकराएँगी और यहाँ पर रिसीव हो जाएँगी। तो एक प्रकार से समझिए जैसे आप दीवार पे टक, टक, टक करके देखते हैं और दूसरी तरफ अगर आवाज़ हल्की कहते हैं ना कि हल्की खोखलेपन की आवाज आती है तो पता चल जाता है कि कुछ दीवार खाली है पीछे से। अगर भरी हुई आवाज लौट कर आती है तो नहीं, दीवार बहुत पक्की है। बिल्कुल वैसे ही जहाज से सिस्मिक रेडिएशंस छोड़ी गई और छोड़ करके उन्हें वापस रिसीव किया गया। अगर आवाज हल्की खोखली वापस आती है कि नहीं, लौट कर वैसी आवाज आ रही है, इसका मतलब आगे पीछे सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक थोड़ी कच्ची सी रॉक है, कि इसका मतलब दीवार हल्की खोखली है। तो पहले जगह का अंदाजा लगा लिया कि खोखली जगह या कम कच्ची कच्ची चट्टानें किधर है। उन कच्ची चट्टानों को इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड किया जाता है सबसे पहले। मतलब इधर से छोड़ी गई, इधर से साहब हाइड्रोफोन से उनको सुना गया, मतलब एक प्रकार से कि कहां से लौटकर आवाजें कैसी आ रही हैं। ये सबसे पहला सर्वे होता है। तो जहां से ऐसी रेडिएशंस लौटकर आती हैं, वहां पर ऑयल और गैस के होने का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा, अब लग गया, अब क्या करें? आवाज से, अब जैसे आपने किसी दीवार को ठक ठक बजा के देखा और पोली सी आवाज आई, तो मन करेगा तोड़ के देखते हैं कहीं किसी ने पैसे तो नहीं छुपा रखे हैं। ऐसे ही आपने यहां पे देखा था, अब उसमें किया जाएगा ड्रिल। तो इसको ड्रिल करने के लिए एक्सप्लोरेशन वेल बनाया जाता है। लेकिन साहब ड्रिल किया गया, अब ड्रिल करते ही मान लीजिए तेल निकल ही आया, तो अब तेल निकल आया तो वो तो पानी में मिल जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ड्रिल करते समय ये ध्यान रखना है कि आप पूरी मोडुल तकनीक अपनाएं। मतलब पहले ड्रिल का शिप लेकर जाएंगे, वहां पर जैकअप रिंग लगाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ड्रिल कर रहे हैं और उसमें पानी घुस गया या फिर तेल बाहर आया वो पानी में मिल गया, इन सब से बचना है। फिर ऐसी समर्सिबल्स का यूज किया जाएगा जो ड्रिल के साथ साथ ये ध्यान रखें कि पानी की समुद्र के अंदर उस ड्रिल में ना घुसे, और फिर पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर उस पूरे ड्रिल से सामान को बाहर निकाला जाएगा। ये मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स कहलाती हैं। मतलब समुद्र की गहराई में जहां आपको ऐसा लग रहा है तो वहां पर इस तरह के कुएं खोदे जाते हैं जिन कुओं में पानी ना भरे, तेल पानी में ना मिले और सीधा उन्हें इस तरह के सेट से बाहर निकाल लिया जाए। ये पूरी तकनीक करते समय फिर होता है ड्रिलिंग के थ्रू, जब सामान बाहर निकल के आया उसकी क्वालिटी का एनालिसिस, कितनी मात्रा है, क्या वाकई में इतना पैसा लगाना सही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन में से आप पानी निकालते हैं तो आप ये भी तो देखते हैं कि समर्सिबल लगा तो दी हमने, लेकिन पता चल रहा है कि पानी है ही नहीं। पानी थोड़ा बहुत तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिला कि यहां पर पूरी रिफाइनरी लगाई जाए, यहां पर टैंकर खड़ा किया जाए, इतना खर्चा किया जाए, तो आप उसको छोड़ देते हैं। इसी वजह से वहां पर काम करने से पहले बहुत सारे कुएं खोदकर देखा जाता है। अगर कुओं में कहीं से ऐसी चीज निकल गई कि हां यहां से तेल निकल रहा है, फिर हम वहां पर प्लेटफॉर्म बनाकर गैस का और गैस का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये निकलता है ना, ये सीधा पेट्रोल डीजल नहीं निकलता है, ये कच्चा तेल निकलता है। फिर हम इस कच्चे तेल को लेकर के जहाज पे ट्रेवल करते हैं। ये जहाज कुछ इस तरह के होते हैं। इन जहाजों को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, इसमें मिलियंस ऑफ टन जो है तेल भरा जा सकता है, क्रूड भरा जा सकता है। ये लेकर रिफाइनरी तक पहुंचते हैं। अब जहाज तो रिफाइनरी तक पहुंचेगा नहीं, तो रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए इन जहाज से कहीं रिजर्वायर में डाला जाता है और वहां से ऐसी पाइपलाइन डाल करके फिर रिफाइनरीज तक उनको तेल को, क्रूड ऑयल को ले जाया जाता है, या फिर इस तरह के वैगन्स में भर भर के क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक ले जाया जाता है। फिर रिफाइनरी में होता है इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि उस क्रूड ऑयल को जलाया जाता है। जलाते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर उसमें से गैस, पेट्रोल, डीजल, टर्बो फ्यूल सबको सेपरेट किया जाता है और सेपरेट कर करके अलग अलग यूज में ले लिया जाता है। इस काम को करने की प्रक्रिया में समुद्र मंथन पूरी तरह से लगने वाला है। अब इस समुद्र मंथन कार्यक्रम में दो तरह से हम लोग चलने वाले हैं। क्या क्या फेज होने वाले हैं? सबसे पहले हमने 84,000 करोड़ का वो रकम निकाल ली है और उसको हम 2031 तक पूरा करेंगे। इसको दो फेज में बांटा गया है। क्या बांटा गया है कि हम यहां पर पहला एक तो सर्च करने में खर्च करेंगे 43,000 करोड़ रुपए और 60 से अधिक कुएं खोदेंगे। हर कुएं में लगभग 675 करोड़ की लागत सरकार वहन करेगी और बाकी वो कंपनी जो तेल का कुआं खुदवाने में मदद कर रही होगी, क्योंकि जब तेल निकलेगा तो उसको भी भागीदारी देंगे। तो पहले सर्चिंग है और कुओं की ड्रिलिंग है, और इस तरह का हम खर्च करते हुए, क्योंकि एक कुएं की खुदाई में 1431 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, तो सरकार का मानना यह है कि हम इस तरह से सर्च और कुआं खोदने में जब पैसा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज हमें निकल कर मिल जाएगी जो आने वाले समय में हमारे इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसको चार भागों में इस तरह से बांटा है। सबसे पहले जो आज के समय में जितने भी अपतटीय भूकंपीय डेटा का संकलन है उस पर खर्च किया जाएगा कि चलो भाई ढूंढो, अच्छा ये भूकंप का डेटा की क्या कहानी है। भूकंप की वेव से पता चलता है ना, जैसे आपको
अभी मैंने जो आवाज़ की बात करी टक-टक करने की, ऐसे ही पी और एन वेव्स जो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव्स हैं, उनसे पता करते हैं। तो उसके लिए पूरी मशीनरी, पूरा डेटा संकलन, इतना 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का डेटा है, उसको इकट्ठा करना, उसके लिए मशीन और जहाज तैयार करना, इन सब पर खर्चा होगा। फिर 43,000 करोड़ 60 गहरे कुएँ खोदने पर खर्च किए जाएँगे। फिर उन खोजी हुई जो जगह हैं, उनको कमर्शियल करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पूरा की पूरा परिव्यय कि यहाँ से लेकर के सामान जाएँगे। फिर उन पूरी चीज़ों के साथ-साथ उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आस-पास खर्च किया जाएगा। तो ये पूरा की पूरा ब्रेक इवन निकाल दिया है 84,000 करोड़ का सरकार कैसे-कैसे खर्चा करने वाली है। सवाल बनता है इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो स्वाभाविक है, तेल आपका अपना होगा तो बाहर से नहीं मँगाना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए बकायदा 2014 से ही हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेस शुरू किए हुए हैं। अब सवाल बनता है कि भारत तेल और गैस आयात पर कितना खर्च करता है? तो साहब हमारी तो ऊर्जा ज़रूरत ऑलरेडी 85% से ज़्यादा जो है हमारे इंपोर्ट बिल पर खर्च होती है। तो ऐसे में हमारे पास खुद का ऑलरेडी प्रोडक्शन 12% के आसपास है और उसमें भी लगातार 6-7% की 12% में से 6-7 12 का 6-7% मतलब ये मत समझिएगा कि सीधा 12 का 6 रह गया है, उसका हमारे साथ लगातार गिरावट आती जा रही है। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ गई है कि डोमेस्टिक लेवल पर हम अपने तेल के और गैस के कुओं की तलाश करते रहें। अभी हमारी ज़रूरत के हिसाब से पहले ही बहुत कम है, हम उसको अब बढ़ा करके आने वाले समय में अपने स्तर पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे इन-इन क्षेत्रों पर जो मैप पे दिख रहे हैं, यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। रिफाइनिंग क्षमता हमारे पास बेहतरीन है। हम दुनिया का क्रूड ही मँगाते हैं, रिफाइन अपने यहाँ पर करते हैं और रिफाइन करके दुनिया को बेचते भी हैं। तो ऐसे में भारत के लिए रिफाइनिंग चिंता नहीं है, क्रूड चिंता है और उस क्रूड को करते हुए अगर हम लोग ऐसा कर गए, तो हाइड्रोकार्बन का भंडार बढ़ेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे पैसा देश में घूम कर आएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम मजबूत होगा। अब सवाल ये है, क्या इसमें कोई चैलेंज भी है? बिल्कुल चैलेंज है। आप जहां तेल खोजने निकल रहे हैं, मिला नहीं तो क्या होगा? तो ये चिंता है, लेकिन बहुत सारे सर्वे एजेंसीज का मानना है कि भारत के पास निश्चित ही तेल मिल जाएगा। हमने अब तक अपनी पोटेंशियल को जांचा ही नहीं है। हम जांच गए तो आने वाले समय में हमारे पास तेल की जरूरत के लिए चीजें मिल जाएंगी। ऐसे में जब यूएस ईरान का संकट खड़ा हो रखा हो, दुनिया के अंदर मार्केट को ऑयल को लेकर के चैलेंजेस हो रहे हों, उस समय पर इस तरह की चर्चाएँ होना लाज़मी है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक ऐसा प्रयास है जो समय के हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन इसको आप कह ये सकते हैं आग लगने पर कुआँ खोदना। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब ईरान-अमेरिका जंग हो गई, उस समय पर कुआँ खोदने सरकार क्यों जा रही है? पर हम तो यही मानते हैं देर से आए दुरुस्त आए। फ्यूचर सुरक्षित हो क्योंकि बाद में कभी ना कभी गल्फ क्राइसिस जैसे अब आया है, पहले भी तो आया ही था, आगे भी आ ही सकता है। तो हम भविष्य को लेकर तैयारी करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ।